सोचिए आपके फोन में एक ऐसी ऐप आ जाए जो आपकी हर विश पूरी कर सकती है, लेकिन हर विश के साथ एक काउंटडाउन भी शुरू हो जाता है और काउंटडाउन खत्म होते ही आपकी जिंदगी भी खत्म हो जाती है। कहानी की शुरुआत किम गॉनवू से होती है। गॉनवू स्कूल का एक टैलेंटेड एथलीट है और उसका सपना है कि वो लॉन्ग जंप में आगे जाकर देश के लिए खेले, लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। वो प्रैक्टिस में अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन असली कंपटीशन के प्रेशर में अक्सर नर्वस हो जाता है। यहीं उसकी मुलाकात और दोस्ती यू सेयाह से होती है। सेयाह खुद भी एक शानदार एथलीट है और दोनों के बीच धीरे धीरे काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। हालांकि दोनों अपने रिलेशनशिप को बाकी दोस्तों से छुपा कर रखते हैं। उनके साथ नारी और चोई ह्योंगवुक भी हैं। इन सब में ह्योंगवुक थोड़ा अलग है। वो बाकी दोस्तों से ज्यादा इमोशनल है और कई बार उनकी अटेंशन पाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन बाकी लोग उसे उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते। एक दिन स्कूल में मैथ टेस्ट होता है और रिजल्ट आने के बाद सब हैरान रह जाते हैं। ह्योंगवुक के पूरे नंबर आए होते हैं। ऐसा स्कोर देखकर बाकी स्टूडेंट्स को शक होता है कि उसने चीटिंग की होगी, लेकिन ह्योंगवुक एक ऐसी बात बताता है जिस पर किसी को यकीन नहीं होता। वो कहता है कि उसने एक मिस्टीरियस एप्लीकेशन की मदद से अपनी इच्छा पूरी की थी। उस ऐप का नाम है गिरिगो। ह्योंगवुक के मुताबिक इस ऐप में पहले अपना नाम और जन्म से जुड़ी जानकारी डालनी होती है। इसके बाद कैमरा के सामने अपनी विश बोलकर उसे सेंड करना होता है और अगर सब कुछ सही हुआ तो गिरिगो आपकी विश पूरी कर देती है। पहले तो दोस्तों को ये सब मजाक लगता है, लेकिन ह्योंगवुक का परफेक्ट स्कोर देखकर उन्हें पहली बार शक होने लगता है कि शायद ये ऐप सच में काम करती है। और यहीं से कहानी में एक डरावना एलिमेंट एंटर होता है, क्योंकि विश पूरी होने के बाद ह्योंगवुक के फोन पर एक काउंटडाउन टाइमर दिखाई देता है। उसे खुद भी समझ नहीं आता कि इसका मतलब क्या है, लेकिन वो इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। उधर गॉनवू की जिंदगी में एक बड़ी खुशी आने वाली होती है। उसका टैलेंट देखकर उसे नेशनल रिजर्व टीम के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। गॉनवू के लिए ये बहुत बड़ा मोमेंट है, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम भी है। अब उसकी गर्लफ्रेंड सेयाह की ट्रेनिंग और ज्यादा बढ़ने वाली है, इसलिए दोनों को साथ टाइम बिताने का मौका कम मिलेगा। एक दिन दोनों साथ बैठे होते हैं और गॉनवू मजाक में गिरिगो को इस्तेमाल करने का फैसला करता है। वो विश करता है कि इस वीकेंड सेयाह की ट्रेनिंग कैंसल हो जाए। सेयाह उसे सीरियसली नहीं लेती, लेकिन गॉनवू विश रिकॉर्ड करके सेंड कर देता है और कुछ ही देर बाद विश ग्रांटेड। सेयाह की ट्रेनिंग सच में कैंसल हो जाती है। अब गॉनवू को लगने लगता है कि गिरिगो शायद सच में काम करती है, लेकिन उसे अभी इस ऐप की असली कीमत का कोई अंदाजा नहीं होता। अगले दिन स्कूल में माहौल अचानक बदल जाता है। क्लास में पता चलता है कि नारी स्कूल नहीं आई। टीचर उसके बारे में पूछता है, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। तभी ह्योंगवुक का फोन बजता है। गॉनवू उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन ह्योंगवुक की हालत अचानक बिगड़ने लगती है। वो कांपने लगता है। उसे ऐसा कुछ दिखाई दे रहा होता है जो बाकी किसी को नजर नहीं आ रहा। उसके दोस्त उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिचुएशन तेजी से कंट्रोल से बाहर हो जाती है। ह्योंगवुक अचानक वायलेंट हो जाता है। वो ऐसे रिएक्ट कर रहा होता है जैसे किसी अदृश्य इंसान से लड़ रहा हो, और फिर वो खुद को नुकसान पहुंचाने लगता है। सेयाह उसे रोकने की कोशिश करती है। बाकी स्टूडेंट्स चीखते हुए पीछे हट जाते हैं। आखिरकार सिचुएशन इतनी डेंजरस हो जाती है कि उसे रोकने की कोशिश में सेयाह भी घायल हो जाती है और कुछ ही समय बाद ह्योंगवुक की मौत हो जाती है। स्कूल में इस घटना को सुसाइड माना जाता है, लेकिन सेयाह को लगता है कि असली कहानी कुछ और है, क्योंकि ह्योंगवुक मरने से पहले किसी ऐसी चीज को देख रहा था जिसे बाकी कोई देख ही नहीं सकता था। और अब गिरिगो का काउंटडाउन सिर्फ एक मिस्टीरियस नंबर नहीं रह जाता, ये मौत से जुड़ा हुआ लगता है। ह्योंगवुक की मौत के बाद सेयाह पहले से कहीं ज्यादा डिस्टर्ब्ड हो जाती है, लेकिन उसे जल्दी ही एक और अजीब चीज का पता चलता है। मरने से कुछ समय पहले ह्योंगवुक को उसके फोन पर एक ऐसी कॉल आई थी जिसमें आवाज बिल्कुल सेयाह जैसी थी, लेकिन वो असली सेयाह नहीं थी। उस आवाज ने ह्योंगवुक का मजाक उड़ाया था और उसे ऐसी बातें सुनाई थीं जो सेयाह ने कभी कही ही नहीं थी। अब सेयाह को समझ आने लगता है कि शायद ह्योंगवुक जिस चीज को देख रहा था वो उसके फोन के जरिए उसके दिमाग से खेल रही थी। गिरिगो को टेक्निकली समझने की कोशिश करता है। वो ऐप को फोन से हटाने और उसके कोड को एनालाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन सबसे अजीब बात सामने आती है। कोड में ऐसा कुछ नहीं है जिससे गिरिगो के इस बिहेवियर को एक्सप्लेन किया जा सके। मतलब ये टेक्निकली एक नॉर्मल ऐप जैसी दिखती है, लेकिन इसका काम नॉर्मल ऐप जैसा बिल्कुल नहीं है। इसी दौरान गॉनवू की विश का असर भी सामने आता है। उसकी विश के कारण सेयाह की ट्रेनिंग कैंसल हो चुकी होती है। कुछ ही समय बाद गॉनवू के साथ
साथ भी वही अजीब बिहेवियर शुरू हो जाता है। वो अचानक रोने लगता है, फिर डर जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसके सामने कोई खड़ा है। सेयाह और बाकी दोस्त उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गॉनवू खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि दोस्तों को इमरजेंसी हेल्प बुलानी पड़ती है और फिर गॉनवू भी उसी कर्ज के कंट्रोल में चला जाता है। अब सेयाह को यकीन हो जाता है कि योंगवू के साथ जो हुआ था वो एक्सीडेंट नहीं था, गिरिगो लोगों को कंट्रोल कर रही है। और सबसे डरावनी बात यह है कि जिस इंसान की विश पूरी होती है उसके लिए काउंटडाउन शुरू हो जाता है। टाइमर खत्म होने के बाद वो इंसान किसी ऐसी चीज को देखने लगता है जो बाकी दुनिया से छुपी रहती है। फिर वही चीज उसके डर, गिल्ट और मेमोरीज का इस्तेमाल करके उसे अपने कंट्रोल में ले लेती है। गॉनवू की हालत देखकर सेयाह टूटने लगती है। वो उसे खोना नहीं चाहती और इसी डेस्परेशन में वो खुद गिरिगो इंस्टॉल कर लेती है। फिर वो अपनी विश रिकॉर्ड करती है। उसकी विश है गॉनवू पूरी तरह ठीक हो जाए। कुछ ही देर बाद फोन पर मैसेज आता है, विश ग्रांटेड, और हॉस्पिटल में गॉनवू की हालत अचानक इम्प्रूव होने लगती है। लेकिन इसी के साथ सेयाह के फोन पर भी काउंटडाउन शुरू हो जाता है। अब उसे पता है कि उसने खुद को भी उसी कर्ज में डाल दिया है, क्योंकि वो जानना चाहती है कि ह्योंगवूक और गॉनवू ने आखिर देखा क्या था। यहीं से कहानी में एक नया कैरेक्टर आता है। हाँ, अपनी बड़ी बहन हायंग के बारे में बताता है। उसने सबको बताया था कि उसकी बहन विदेश में पढ़ रही है, लेकिन असल में ये बात झूठ थी। हायंग ने अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ दी थी और अब वो एक शमन बन चुकी थी और शायद वही इस सुपरनैचुरल कर्ज को समझने में सेयाह की मदद कर सकती थी। हाँ, सेयाह को अपनी बहन हायंग के पास लेकर जाता है, लेकिन वहाँ पहुँचते ही उन्हें पता चलता है कि ये कोई नॉर्मल हाउस नहीं है। हायंग एक ऐसी जगह रहती है जहाँ वो प्रैक्टिकली ट्रैप्ड है। एक आदमी घर की सिक्योरिटी करता है और हाँ को अंदर जाने नहीं देता। उसका कहना है कि अगर हायंग उस प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर निकली तो उसकी जान जा सकती है। लेकिन इससे भी ज्यादा अजीब बात है कि वो हाँ को बार बार ब्रदर इन लॉ कहकर बुलाता है। आखिरकार सेयाह को अंदर ले जाया जाता है, लेकिन उसी दौरान गॉनवू का फोन आता है। गॉनवू सेयाह से पूछता है कि वो कहाँ है। सेयाह उसे लोकेशन बताने वाली होती है, लेकिन हायंग तुरंत उसे रोक देती है क्योंकि उसकी आवाज और बिहेवियर नॉर्मल नहीं लग रहा होता। और फिर गॉनवू के अंदर वही कर्ज एक्टिवेट हो जाता है। वो सेयाह को धमकाने लगता है और कहता है कि अगर उसने लोकेशन नहीं बताई तो वो उसके बॉयफ्रेंड और दोस्तों को नुकसान पहुंचा देगा। सेयाह कुछ समझ पाती उससे पहले एक मिस्टेरियस लड़की उसके सामने दिखाई देती है और कुछ ही पलों में सेयाह को ऐसा लगता है जैसे कोई उसे दूसरी दुनिया में खींच रहा हो। हायंग तुरंत रिचुअल शुरू करती है। वो बताती है कि सेयाह को एक स्पिरिट ने पकड़ लिया है। अगर उसे जल्दी वापस नहीं लाया गया तो वो उस दूसरी दुनिया में फंस सकती है। सेयाह की कॉन्शियसनेस एक अलग रियल्म में पहुंचती है। हायंग की आवाज उसे गाइड कर रही होती है। वो बताती है कि यही वो जगह है जहां कर्ज की शुरुआत हुई थी। सेयाह को वहां 3 रूम्स से होकर गुजरना है, लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट रूल है, उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि अगर उसने पीछे देखा तो वो स्पिरिट भी उसे और हायंग के कनेक्शन को देख लेगी। सेयाह आगे बढ़ती है, लेकिन हर रूम में उसके सबसे बड़े डर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। उसे अपने पुराने मेमोरीज दिखाई देती हैं, उसके माता पिता की मेमोरीज, योंगवूक की मेमोरी और वो सारी पेनफुल बातें जिन्हें उसने अपने अंदर दबा रखा था। स्पिरिट इन्हीं मेमोरीज का इस्तेमाल करके उसे रोकने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि अगर वो पीछे मुड़कर देखेगी तो शायद अपने पेरेंट्स को फिर से पा सकती है, लेकिन सेयाह समझ जाती है कि ये सब एक ट्रैप है। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करती है और आगे बढ़ती रहती है। हायंग भी दूसरी तरफ से उसे गाइड करती रहती है, लेकिन रिचुअल के दौरान स्पिरिट को हायंग की मौजूदगी का एहसास हो जाता है। अब डेंजर सिर्फ सेयाह तक लिमिटेड नहीं रहता, स्पिरिट हायंग तक भी पहुंच जाती है। आखिरकार सेयाह उस सुपरनैचुरल रियम से बाहर निकल आती है, लेकिन बाहर आने के बाद हायंग उसे एक बेहद इम्पोर्टेंट बात बताती है। गिरिगो कोई सिंपल हॉन्टेड एप्लीकेशन नहीं है, ये एक बहुत पावरफुल कर्स है और इसके पीछे एक वेंजफुल स्पिरिट है। अगर इस कर्स को हमेशा के लिए खत्म करना है तो उन्हें एक ऑब्जेक्ट ढूंढना होगा। उस ऑब्जेक्ट का नाम है मेह्यूंग। मेह्यूंग वो ऑब्जेक्ट है जो इस दुनिया को उस दूसरी दुनिया से कनेक्ट करता है जहाँ वेंजफुल स्पिरिट मौजूद है। और सेयाह को याद आता है कि उस दूसरी दुनिया में उसके हाथ से एक रेड फोन जुड़ा हुआ था। हायंग बताती है कि वही रेड फोन असल में मेह्यूंग से कनेक्टेड हो सकता है और सबसे शॉकिंग बात, उसे सिर्फ सेयाह ही पकड़ सकती है, क्योंकि सेयाह का कनेक्शन उस वेंजफुल स्पिरिट, दूसरी दुनिया और हायंग तीनों से जुड़ा हुआ है। अब उनके पास एक गोल है, रेड फोन को ढूंढना है और फिर मेह्यूंग को डिस्ट्रॉय करना है, लेकिन उन्हें अभी ये भी नहीं पता कि वो फोन असल
में कहाँ मौजूद है। कुछ समय बाद सियाह फिर से उस रहस्यमय घटना के बारे में सोच रही होती है। उसे याद है कि उस दूसरी दुनिया में सिर्फ एक स्पिरिट नहीं थी, वहाँ एक और प्रेजेंस भी महसूस हुई थी। इसलिए हायंग उसे सावधान करती है कि अगली बार अगर वो उस जगह जाए तो उसे अकेले कोई रिस्क नहीं लेना है। उसे एक युंदो कॉम्पास दिया जाता है। ये कॉम्पास प्रोटेक्टिव एनर्जी बनाए रखता है और स्पिरिट्स को उसे आसानी से टच करने से रोक सकता है। लेकिन अगर कॉम्पास हट जाए तो सियाह को तुरंत वापस लौटना होगा। उसे एक और वार्निंग दी जाती है, अगर उसका टाइमर दोबारा शुरू हो जाए तो उसे किसी भी कॉल या मैसेज का जवाब नहीं देना है। उधर हा को अपनी बहन की हालत की चिंता होती है। उसे पता चलता है कि हायंग उस प्रॉपर्टी से बाहर नहीं निकल सकती। वहाँ एक प्रोटेक्टिव एनर्जी है जो उसे सुरक्षित रखती है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि हायंग प्रैक्टिकली उसी जगह में कैद है। हा फैसला करता है कि वो किसी दिन अपनी बहन को इस जिंदगी से आजाद करवाएगा। इसके बाद कहानी वापस योंगवुक की मिस्ट्री पर आती है। हा और सियाह उसके पुराने फोन और कंप्यूटर डेटा को चेक करने लगते हैं। उनका मकसद ये पता लगाना है कि आखिर योंगवुक को गिरिगो के बारे में जानकारी मिली कहाँ से थी। वो उसकी मैसेजिंग हिस्ट्री, ब्राउजर हिस्ट्री और सिस्टम फाइल्स चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि योंगवुक किसी डिस्कॉर्ड कॉन्टैक्ट के साथ काफी बात करता था। तभी अचानक उसी आदमी की कॉल आ जाती है। वो योंगवुक को समझकर बात करना शुरू करता है, लेकिन थोड़ी देर में उसे एहसास होता है कि फोन के दूसरी तरफ योंगवुक नहीं है। तब वो एक शॉकिंग बात बताता है। उसे पता चला था कि योंगवुक की मौत हो गई है, लेकिन वो किसी और काम के लिए उसे कॉल कर रहा था। दोनों के बीच गिरिगो से जुड़ी चीजों की बात होती है और अब सियाह और बाकी लोगों को यकीन हो जाता है कि ये आदमी इस पूरे मामले के बारे में कुछ जानता है। वे उसका पीछा करते हैं। आखिरकार उन्हें मिन्सो नाम का लड़का मिलता है। पहले मिन्सो उन्हें देखकर भागने लगता है। उसे लगता है कि ये लोग किसी कल्ट का हिस्सा हैं, लेकिन काफी कोशिश के बाद वे उसे रोक लेते हैं और तब मिन्सो सच बताता है। वो योंगवुक को डिस्कॉर्ड के जरिए जानता था और उसी ने उसे कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया था जो गिरिगो से जुड़ी थीं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, मिन्सो ने गिरिगो से जुड़ी एक पुरानी ऑनलाइन पोस्ट देखी थी। उस पोस्ट में सियोरेन हाई का नाम था और उसमें कुछ लोगों के नाम और एक फोटोग्राफ भी था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो पोस्ट अब डिलीट हो चुकी थी। फिर भी मिन्सो को दो नाम याद थे, कोन सीवन और डू हैरायंग, और एक फोटो भी थी। उस फोटो में एक लड़की ऐसी थी जिसे मिन्सो ने शमन की डॉटर बताया। उस इलाके में पहुंचते हैं जहां एक पुरानी शमन की हाउस होने की बात कही जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर कहानी और कंफ्यूजिंग हो जाती है। एक लोकल शॉपकीपर से पूछने पर उन्हें पता चलता है कि इस इलाके में एक शमन और उसकी डॉटर रहती थी, लेकिन फोटो में दिखाई देने वाली लड़की का नाम वो नहीं था जो उन्हें बताया गया था। यानी जिस लड़की को सब शमन की डॉटर समझ रहे थे उसकी आइडेंटिटी भी फेक हो सकती है। आखिरकार उन्हें घर का रास्ता मिल जाता है। गेट पर कुछ स्ट्रेंज फ्लैग्स दिखाई देते हैं। बैंगवुल बताती है कि ये सामान्य शमन हाउस जैसा नहीं लग रहा। वहाँ एक सेरेमोनियल ऑब्जेक्ट भी मिलता है और सबसे डरावनी बात, उस पर खून के निशान होते हैं। अब उन्हें समझ आने लगता है कि यहाँ सिर्फ कोई शामानिक रिचुअल नहीं हुआ था, यहाँ कुछ बहुत गलत हुआ है। बैंगवुल तुरंत प्रोटेक्टिव सर्कल बनाती है और सभी को उसके अंदर रहने को कहती है। वो साफ वार्निंग देती है कि कोई भी इस सर्कल से बाहर नहीं जाएगा। कुछ देर तक सब शांत रहता है, लेकिन फिर हाजून को कुछ दिखाई देता है। दीवार के अंदर कुछ छुपा हुआ होता है। जब वे उसे खोलते हैं तो उन्हें एक बेहद क्रीपी श्राइन मिलता है। वहाँ एक ऐसी चीज रखी होती है जो किसी प्रोटेक्शन रिचुअल और कर्स दोनों से कनेक्टेड लगती है। उन्हें ये समझ नहीं आता कि ये जगह किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई थी या किसी पर कर्स लगाने के लिए। तभी सियाह को फिर वही प्रेजेंस महसूस होती है, वही लड़की जिसे वो पहले अपने ड्रीम में देख चुकी थी। वो सियाह को एक ऐसी जगह तक गाइड करती है जहाँ कुछ बेरीड होता है और इससे एक बात कंफर्म हो जाती है, वो मिस्टेरियस गर्ल शायद उन्हें नुकसान पहुँचाने नहीं बल्कि कुछ दिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल वही है, रेड फोन आखिर कहाँ है? हायंग को लगता है कि अगर वो फोन मिल जाए तो शायद मेह्यूंग तक पहुँचा जा सकता है और तभी हाजून को एक ब्रिलियंट आइडिया आता है। उसे याद आता है कि गिरिगो से बनाई गई वीडियोस में ओरिजिनल मेटाडाटा मौजूद रहता है। अगर उस वीडियो की GPS इंफॉर्मेशन मिल जाए तो वो पता लगा सकते हैं कि विश्व वीडियो आखिर रिकॉर्ड कहाँ हुई थी। लेकिन इसके लिए उन्हें गिरिगो के सर्वर में लॉगिन करना होगा और तभी उन्हें एक बड़ा क्लू मिलता है। लॉगिन स्क्रीन हाजून को फेमिलियर लगती है। उसे याद आता है कि वही एडमिन आईडी उसके कोच के कंप्यूटर पर भी इस्तेमाल होती है। इसलिए अब अगला कदम बिल्कुल क्लियर है, उन्हें स्कूल के कोच के कंप्यूटर में जाना होगा। रात में सियाह और
और हाजून स्कूल में सीक्रेटली एंटर करते हैं। वे सिक्योरिटी से बचकर कोच के ऑफिस तक पहुंचते हैं और आखिरकार उन्हें कंप्यूटर मिल जाता है। हाजून लॉगिन करता है और स्क्रीन पर एक फोल्डर दिखाई देता है। गिरिगो अंदर दर्जनों वीडियोस मौजूद होती हैं। हर वीडियो किसी ऐसे इंसान की होती है जिसने गिरिगो में अपनी विश रिकॉर्ड की थी। अब उन्हें समझ आता है कि गिरिगो सिर्फ एक आइसोलेटेड घटना नहीं है, बहुत सारे लोग इस सिस्टम का इस्तेमाल कर चुके हैं। और तभी उन्हें एक वीडियो मिलती है। वीडियो में एक लड़की अपनी विश रिकॉर्ड कर रही होती है और वो कहती है कि वो 2 लोगों को मरते हुए देखना चाहती है। नाम सुनते ही सेयाह के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उनमें से एक नाम है चोई हायोंगवुक और दूसरा गॉनवू के साथ जुड़ा हुआ नाम। सेयाह अचानक समझ जाती है कि कहानी यहाँ से बहुत ज्यादा डेंजरस होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर उस लड़की ने हायोंगवुक को मरने की विश की थी तो फिर वो लड़की खुद अभी तक जिंदा कैसे है? और अगर उसकी विश सच में गिरिगो ने पूरी की थी तो अगला टारगेट कौन है? यहीं पर पार्ट 1 खत्म होता है। तो क्या आपको इस स्टोरी का पार्ट 2 चाहिए? कमेंट करके बताना।